So, hey guys, welcome to my YouTube channel Teaching Classes. How are you all? Now, this was the next part of our video. As मैंने बताया था कि मैं next part अभी ही ला रही हूँ, तो ये आ गया. ठीक है, जल्दी से इसमें कर लेते हैं. Rise and growth of new bank. ठीक है, ये देखो challenges, aspect और कैरेक्टरिस्टिक सब इसी में ही क्लियर है. ओके और ये आता भी बहुत ज्यादा है. न्यू बैंक के बारे में आपसे सिर्फ डिफरेंस ही नहीं पूछा जाता, उसकी डेफिनेशन ही नहीं पूछी जाती, बल्कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ना हमें जरूरी है. ओके जल्दी से पढ़ लेते हैं. तो फिर राइज एंड ग्रोथ ऑफ न्यू बैंक्स मतलब न्यू बैंक की कैसे न्यू बैंक का ये कॉन्सेप्ट आया, कौन लेकर आया और न्यू बैंक की ग्रोथ होनी कैसे स्टार्ट हुई. ओके जल्दी से इसको पढ़ते हैं. राइज एंड ग्रोथ ऑफ न्यू बैंक ग्लोबली हैव सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म बैंकिंग इंडस्ट्री एंड चैलेंज्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स कैसे उसने जनरेट किए. हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ हाउ न्यू बैंक हैव गेन्ड प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस का मतलब होता है कि एकदम से बिल्कुल हाई पीक पे एकदम फेमस होना. ठीक है, उसने अपनी पहचान बनाना. कैसे उसने बनाई. एंड एक्सपेंडेड देयर रीच, कैसे उसने अपनी रीच बढ़ाई. इमरजेंस ऑफ न्यू बैंक. न्यू बैंक इमर्ज्ड अराउंड अर्ली 2010 मतलब इसका कॉन्सेप्ट 2010 से ही बनना शुरू हो गया था. ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए गए. चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे बिहेवियर कंज्यूमर्स का चेंज हो रहा है कि अब ज्यादातर सब अपने घर से ही काम करना पसंद करते हैं. तो जैसे दिखा, जैसी सुविधा दिखी, जैसी उनकी सहूलियत दिखी, उस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लाया गया. डिससेटिस्फैक्शन विद ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज के, ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज से बहुत परेशान हो गए थे भाई, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया. So these startups recognize potential to leverage digital platform to offer innovative and customer-centric banking experience. Okay, अर्ली अब देखो इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ना हमने न्यू बैंक का सबसे पहले देखा है कि ये इमर्ज कब हुए, 2010 में इमर्ज हुए. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2010 में ही आ गए. इमर्ज का मतलब है कि इसका कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट हो गए थे भाई 2010 में. तो ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने नहीं देखा है ना. तो इसका मतलब है कि आइडिया तो उसका बहुत पुराना है, लेकिन इसमें धीरे 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 चेंजेस ला लाकर इसको बहुत बढ़िया, इसको एक उसको देखो रीच कैसे मिली है, उसके एडवांसमेंट से, उसके चेंजेस से. उसने जो अपने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चेंजेस, ये सब चीजें लेकर आया है. इस वजह से न्यू बैंक को क्या मिली, रीच मिली. इसी वजह से वो अपनी प्रोमिनेंस, उसमें अपनी एक जगह बना पाया है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले अभी देखो कौन लेकर आया कि अब कंपनी लाइक सिंपल फाउंडेड इन 2009, मूविन फाउंडेड इन 2011 एंड फेडर बैंक. फेडर बैंक का नाम सुना है भाई, सुना होगा. फाउंड इन 2009. पीक्यू, कोटक, भाई ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है, ये तो हमने जाने पहचाने नाम से लग रहे हैं. कोटक महिंद्रा बैंक, ओहो ये तो पता ही है हमें. एंड डिगी बैंक लॉन्च्ड बाय डीबीएस बैंक आर पायोनियर बैंक, न्यू बैंक इन इंडिया. इस वजह से पायोनियर भी बोलते हैं, बट पीनर मैं बोलती हूँ उसको, पियोनर. न्यू बैंक इन इंडिया, दे पॉप्ड वे फॉर न्यू बैंक कॉन्सेप्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस, मोबाइल बैंकिंग कैपेबिलिटीज एंड पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स. आप इसमें कुछ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी है. रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्लेज क्रूशियल रोल इन ग्रोथ ऑफ न्यू बैंक. मेनी कंट्रीज इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लाइसेंसेस स्पेशली फॉर डिजिटल banks, enabling them to operate within established regulatory boundaries. मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इसने बहुत अच्छे से मेंटेन किया और साथ ही साथ इसने बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड किया. हाँ, ये फिजिकल ब्रांच प्रोवाइड नहीं करता, बट डिजिटल बैंक के सारे फीचर्स ही प्रोवाइड करता है. दिस प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर न्यू बैंक एंड fostered their growth. Regulatory framework for new bank in India is currently in early stages of development, while specific regulation dedicated solely to new bank have not been issued by Reserve Bank of India. अभी तक लेकिन इसको आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी नहीं दी है. मतलब उसने अभी तक अपने अंडर में इसको रजिस्टर नहीं किया है. ऑल्दो इसकी सर्विसेज सारी अच्छी हैं, बट फिर भी रिजर्व बैंक ये नहीं कहता कि ये मेरे अंडर में रजिस्टर्ड है. तो ये ऐसी बात नहीं है कि किसी और कंपनी के अंडर में रजिस्टर नहीं हो सकता. ये हुआ है, बहुत कंपनी ने इसको अपने अंडर में रजिस्टर करा हुआ है, बहुत कंपनी से कोलैबोरेट भी करता है. बट
रिजर्व बैंक ने इसको मंजूरी नहीं दी है। तो इसके साथ अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम आरबीआई को कसूरवार या आरबीआई को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। ओके, this was the main and basic difference which I have to tell you, because there is most crucial difference between neobank and digital bank, क्योंकि डिजिटल बैंक भी ऐसे ही बैंक होते हैं पर उनके पास फिजिकल ब्रांच होती है। तो आरबीआई एक कमर्शियल बैंक के रूप में देखता है और उनको क्या मिल जाता है, उनको मतलब आरबीआई के अंडर वो रजिस्टर हो जाते हैं, बट नियो बैंक में ऐसा नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। Existing guideline applicable to all bank also encompass new bank. These guidelines address important aspects such as customer protection, data security and anti-money laundering measure. देखो ये बहुत ज्यादा important है क्योंकि कस्टमर की प्रोटेक्शन और उसकी डेटा सिक्योरिटी इज मस्ट फॉर एवरी बैंक और एवरी डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर हम फिजिकल की बात भी करें तो वो भी इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट रहती हैं और वो चीजें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन है तो नहीं देखता कोई भी, इसके सर्वर भी चेक होते हैं, इसकी चीजें भी देखी जाती हैं। जो उसकी रेगुलेटरी बॉडीज, दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज होती है अदर देन आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज नॉट रजिस्टर्ड under these RBI doesn't register these banks under their regulatory bodies, but they have different regulatory bodies for their servicing and for their to see their works or and all. So इन चीजों को देखने के लिए जो कि उसकी अलग से बॉडीज होती है वो इनको रेगुलेट करती है और वो ही इस चीज का ध्यान भी रखती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट चीज, एक्सपेंशन ऑफ न्यू बैंक। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब सबसे पहले तुम बताओ मुझे, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक्सपेंड कर देना। अब जैसे कि ये देखा कि कोई भी बिजनेस है ना, तो बिजनेस को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, है ना, तो इसका भी एक्सपेंशन कैसे हुआ, इसको तो पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर अब ये इतनी चलन में या फिर मतलब कि इसको सब जान रहे हैं, इतना फेमस हुआ पड़ा है, सब लोग अब घर पे बैठ के इन्हीं ही चला रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना सारा काम कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे ही इसका अपने आप को इसने एक्सपेंड किया? वैसे तो हम जानते हैं किसने क्या किया, कुछ चेंजेस करे, सब लोगों को लगा कि हाँ घर से बैठे बैठे काम हो रहा है, फिजिकल ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो इसीलिए ये सारी सिस्टम आए, ये सारी चीजें हुई। पर हाँ फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पर इसने चीजों को अपनाया जो एक नए कॉन्सेप्ट से लेकर ये एक बढ़िया और लोगों का फेवरेट, या फेवरेट भी नहीं तो लोगों का एक जाना माना कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो न्यू बैंक इनिशियली गेन्ड ट्रांजैक्शन इन, अच्छा मैं यहाँ पे ना पहले तो पढ़ा भी रही हूँ और साथ में जो पहले वाली वीडियो की एडिटिंग भी कर रही हूँ और उसको डाल भी रही हूँ, तो इसलिए क्या है ना कि मुझे बार बार मुझे वहां पे भी देखना पड़ रहा है और इधर भी पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके भी पेपर हैं और एग्जाम की वजह से मुझे भी थोड़ा रहता है कि जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं, तो इसीलिए दोनों काम एक साथ हो रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, हाँ हो गया, अब मैं समझाती हूँ जल्दी से। तो न्यू बैंक इनिशियली गेन ट्रांजैक्शन लिखना था वैसे यहाँ पर, डेवलप्ड इन मार्केट सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, पार्ट ऑफ यूरोप। हाउएवर देयर पॉपुलैरिटी क्विकली स्प्रेड टू अदर रीजन इंक्लूडिंग एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। न्यू बैंक कैपिटलाइज्ड ऑन इंक्रीजिंग स्मार्टफोन penetration and growing demand for digital financial services in these markets। सबसे पहले ये इसका जो कॉन्सेप्ट आया ये, अच्छा जिससे हम बात करते 2010 में आया, तो हम ये नहीं बात करें कि हमारे इंडिया में आया, ये कॉन्सेप्ट तो आया, बट कहाँ पर आया? ये कॉन्सेप्ट आया बाहर के देशों में, यूरोप, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, ये सब ने इसको बहुत चलन में लिया कि भाई घर पे बैठे बैठे, क्योंकि वो लोग तो पहले से इस चीज को देखते हैं ना, है ना, तो उनके भाई घर पे बैठे बैठे काम हो रहा है, तो ये चीज उन्होंने बहुत बढ़िया देखी, तो ये अब हमने इंडिया में भी शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये इसका जो एक्सपेंशन हुआ है ना वो बाहर की कंट्री से ज्यादा हुआ है। ठीक है, इसको पॉपुलैरिटी जो मिली है, इसको जो प्रोमिनेंस जो मिला है, उसको बाहर की कंट्री से मिला है। इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग, न्यू बैंक अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है ये मुझे कमेंट में बताना। ठीक है,
ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आता है वेंचर कैपिटल के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल और क्या क्या चीजें होती हैं वेंचर कैपिटल में, तो इसका एक अलग से क्वेश्चन लिख लो। मैं तो कहती हूँ लिख लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो कि व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल, ठीक है। या तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ, या अगर थोड़ा बहुत पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके। तो वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड एस्टैब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दीज influx of capital allowed them to expand their operation, enhance their technology infrastructure and offer broader range of financial product and services। ये broader range provide करते हैं financial product की and services की। Disruption and innovation, neobank disrupt traditional banking by introducing innovative feature and services. They focus on delivering seamless account opening experience, real-time transaction update, personalized financial insight, budgeting tools and easy इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी ऐप। ये बजटिंग टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये इजी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से ये इतने पॉपुलर बन गए। ऑल्दो ये थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड करते हैं। दिस अप्रोच अपील्ड टू टैक्स सेवी कस्टमर्स who sought convenience, transparency and tailored banking experience। ये उन कस्टमर्स के लिए बनाया गया जिनको बहुत ज्यादा टेक्निकल एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जिनको कन्वीनियंस चाहिए, जिनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि इनका जो पैसा लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, उन्होंने अगर पैसे जमा करे हैं तो वो सेफली जमा हुए हैं या नहीं, और एक टेलर्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब सारी चीजें उनको बहुत बढ़िया से एक स्मूथ वे में चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए बनाया गया, ओके। तो ये सारे फीचर्स में लिख सकते हो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो, एडवांटेजेस में भी इनको लिख सकते हो। हाँ, डिसएडवांटेज अगर आता है तो वो मैं एक बार पॉइंट बताती हूँ, उनको लिखना, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज आए कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नियो बैंकिंग, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इट डजंट प्रोवाइड व्हाट, इट डजंट प्रोवाइड फिजिकल ब्रांचेस, ओके। ये फिजिकल ब्रांचेस प्रोवाइड नहीं करता, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। क्यों? देखो, एक तो ये सबसे बड़ा इसका फीचर भी है, बट एट द सेम टाइम इसका ड्रॉबैक भी है। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको फोन ही चलाना नहीं आता, ऐसे वैसे आजकल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है, बट मे बी हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको बैंकिंग की इतनी सारी चीजें पता ना हो, या उसको इतनी समझ ही ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, तो वो क्या करे? ऑनलाइन में तो वो ज्यादातर या वो करेगा कस्टमर केयर पे, बट वहां पे भी समझ में नहीं आ पा रहा, तो वो क्या करे? तो इसलिए फिजिकल ब्रांच इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, सब कुछ ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हमारे डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा जैसे कि हम इसमें क्राइम का खतरा बहुत रहता है, कोई भी देखो आजकल बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं, एक ओटीपी से सारी गड़बड़ हो जाती है, एक एसएमएस से सारी गड़बड़ हो जाती है, तो ये सब कुछ ऑनलाइन के थ्रू है, और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा क्राइम्स होते हैं, तो ये उससे भी हमें बचा के, मतलब उसकी भी एक दिक्कत यहाँ पे होती है। तो दो डिसएडवांटेज समझ में आए। एक तीसरे डिसएडवांटेज तुम क्या लिख सकते हो? एक लिख सकते हो कि ऑनलाइन में ये भी दिक्कत होती है कि अगर डिवाइस हमारी खो गई या फिर डिवाइस हमारी खराब हो गई, तो फिर हमारा सारा डेटा भी उसी में चला जाता है, ठीक है। हाँ, रिकवर करने के और भी तरीके हैं, बट ये हम एक डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। 3 डिसएडवांटेज हो गए। और एक तुम लिख सकते हो डिसएडवांटेज उसका कि न्यू बैंकिंग में क्या होता है कि ये अभी इंडिया में इतना पॉपुलर में नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सब एसबीआई और ये सब चीजें है ना, तो इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आ गए वो उन पर लोग रिले हो जाते हैं, इस पे इतना ध्यान नहीं है, तो इंडिया में इतना अभी ये चलन में नहीं है। Although United States, United Kingdom, all other in other countries, it was very popular, but in our India, it is not really popular, or we can say that people doesn't use that. Okay. ये चार डिसएडवांटेज बहुत है, इनको तुम लिख सकते हो, क्योंकि डिसएडवांटेज का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 3 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा, या 5 मार्क्स वाले में, तो इतना लिख सकते हो, ठीक है। बाकी फीचर्स बड़े मार्क्स में आता है, तो बड़े नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें फीचर करवा दिए थे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई भी आपको डाउट इसमें भी लगता है तो मुझे कमेंट में एक तो डाउट लिख देना, और साथ ही साथ ये और बताओ कि अभी तक आपने कितने कितने टॉपिक देखे हैं, मतलब आपने खुद से भी थोड़ा बहुत देखा होगा ना, तो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक लगा है जो आपको नहीं आता, तो वो टॉपिक भी लिख दो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ या इस टॉपिक को समझा दो, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही लाती रहूंगी, और इन्हीं टॉपिक के जरिए आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। और मैं अभी आपको बताऊं, अभी तक हम 3rd यूनिट भी
इन टॉपिक्स के जरिए खत्म कर चुकी है। आपकी 3rd तक यूनिट पूरी खत्म हो चुकी है, बस 2 यूनिट बचे हैं। उनमें से मैं 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेकर आऊंगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते देखते हमने इन 3-4 वीडियो में 20-20 मिनट की वीडियो में भी 20 मिनट से भी कम की है, उतनी वीडियो में हमने अपनी 3 यूनिट सोचो कवर कर ली। तो और क्या चाहिए, है ना? इसीलिए ओके।